नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आमेर का जो कछवाहा राजवंश है उसका पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने मिर्जा राजा जयसिंह से पहले के शासकों के बारे में चर्चा की थी। लेकिन हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट जो होगा वो अभी का पार्ट होगा। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चे जो है कंफ्यूज बहुत होते हैं। लेकिन नहीं, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं पूरा आपको एकदम डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पूरा का पूरा हम लोग क्लास में ही याद करेंगे। और चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं आगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में ये सब पढ़ लिया था। आगे चलते हैं जहाँ से हमें आज पढ़ना है। हमें पढ़ना है मिर्जा राजा जय सिंह जी। देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह ये जो थे, सबसे पहले एक बात करते हैं, मिर्जा राजा जयसिंह से पहले कौन शासक थे, मतलब ये किन के उत्तराधिकारी बने। तो मिर्जा राजा जयसिंह से पहले एक शासक थे भाव सिंह। भाव सिंह का जो टाइम पीरियड था, मतलब जो रूलिंग पीरियड था, शासन काल जो था वो था 1614 से लेकर 1621 ईस्वी तक। 1621 के बाद में मिर्जा राजा जयसिंह जो शासक बने और 1667 तक शासक रहे। ये काफी लंबे समय तक शासक बने रहे और बहुत ज्यादा मतलब रोल भी है। और किले जो आते हैं जयपुर के, जैसे जयगढ़ दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग है, ठीक है। और एक और जैसे आमेर दुर्ग मैं बोलूं, ये तीनों किले हैं ना। इन जैसे दुर्ग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो तीनों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैसे ही मान लीजिए कि ये जो दो शासक होने वाले हैं, सवाई जयसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह, इन दोनों का इंपॉर्टेंस जयपुर के राजवंश में सबसे ऊपर है, ऐसे मान लीजिए। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने ये जो किले हैं ये विजिट किए हैं कभी? क्या कभी आप देखने गए हैं? या जिन जिन ने देखा है उन वो लोग कमेंट करके बताइए किन किन ने किले घूम रखे हैं। तीनों एक ही मतलब पाथ पे ही आते हैं। तीनों के तीनों एक ही पाथ पे स्थित है, ठीक है। कभी मौका मिले तो देखिएगा जरूर। और चलिए, अब हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते हैं, टॉपिक पे वापस चलते हैं जी। देखिए, सबसे पहले बात करें तो शासनकाल, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा ही लंबा रहा। ये इतना लंबा शासनकाल हो गया कि जो आमेर के शासक हैं उनमें सर्वाधिक है। आमेर शासकों में सर्वाधिक शासनकाल, ठीक है। पहला ही पॉइंट होता है कि आमेर के शासकों में सर्वाधिक शासनकाल किसका है, तो वो है मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए, इन्हें हम लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जयसिंह प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है। जयसिंह प्रथम भी बोलते हैं। मिर्जा राजा इनकी उपाधि थी, आगे चलकर देखेंगे ये उपाधि इन्हें कैसे मिली, किसने दी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, जयसिंह प्रथम भी इन्हें बोलते हैं। और आमेर के जो शासक थे उनमें सर्वाधिक शासनकाल किनका था? मिर्जा राजा जयसिंह का। ये जो थे, ये तीन मुगल शासकों के समकालीन थे। तीन मुगल शासकों के समकालीन। ये आपको ना बताने की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अभी दिल्ली राजवंश नहीं पढ़ा है तो बताना पड़ेगा। वरना आप लोग आराम से जो टाइम पीरियड मैच करके आराम से देख लेते तो बताने का इतना ज्यादा झंझट रहता नहीं। लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। पहले हम लोग राजस्थान कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में दिल्ली राजवंश पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, जैसे ही रीट की मतलब वैकेंसी आ रही है और न्यूज ये सामने आ रही है कि फरवरी में एग्जाम होगी, रीट की एग्जाम होगी, और फिर 2 महीने में इसका रिजल्ट जारी होगा। तो आप मान सकते हैं अप्रैल या मई तक इसका रिजल्ट हो जाएगा, अप्रैल या मई तक। फिर बोला जा रहा है कि इसके बाद में जो रीट भर्ती मुख्य परीक्षा है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आएगी। तो लगभग मैं बोलूँ तो अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है कि फॉर्म तब से भरे जाएंगे, तो 2 महीने का मान लीजिए उसमें टाइम दे दिया। फिर 1 महीने फॉर्म चलेंगे और 1 महीना बीच में गैप दे दिया। तो फिर भी 4 महीनों के बाद में, तो मई के बाद में देख लीजिए आप लोग, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो फिर अक्टूबर या नवंबर तक आपकी भर्ती होने की संभावना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी पे हम लोग पूरा का पूरा कोर्स करेंगे। रीट का जितना भी जीके वगैरह का सब वेटेज है सब कुछ यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, हम लोग अब पूरा का पूरा जो राजस्थान का जीके है वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि हमें रीट में केवल रिवीजन करना पड़े और आप लोग सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। देखिए, हम लोग किस जगह पे थे कि तीन मुगल शासकों की ये समकालीन थे। सबसे पहले जो शासक थे वो थे जहांगीर। दूसरे जो शासक थे वो थे शाहजहां। और तीसरे जो शासक थे वो थे औरंगजेब।
ये 3 शासकों के समकालीन थे। अब देखिए जहांगीर ने 1623 ईस्वी में 1623 ईस्वी में, अब हम लोग क्या करते हैं, इनके जो अभियान वगैरह है ना वो पढ़ते हैं मिर्जा राजा जयसिंह के। तो जहांगीर ने 1623 ईस्वी में जयसिंह प्रथम को मलिक अंबर के विरुद्ध अहमदनगर अभियान पर भेजा था। अहमदनगर अभियान किसके विरुद्ध? मलिक अंबर। ठीक है, और अहमदनगर अभियान बोल सकते हैं या फिर दक्षिण अभियान भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमसे जो अहमदनगर है वो दक्षिण की तरफ पड़ता है। ठीक है, दक्षिण अभियान याद रखिएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं हम लोग कि शाहजहां ने इन्हें उपाधि दी थी और वो ही उपाधि से हम लोग इन्हें जानते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए हम लोग क्रम से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ये जहांगीर के समकालीन थे, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 1623 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें भेजा अहमदनगर, या मैं कहूं दक्षिण अभियान। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं अब शाहजहां के बारे में। ठीक है, शाहजहां, और टाइम जो था वो था 1637 ईस्वी। अभियान था कंधार अभियान, लेकिन इन्होंने प्लस में इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे ना कंफ्यूज होंगे कि हर जगह पे अकबर का ही रोल आता है, जो मतलब राजपूताना के जो शासक थे, जो भी जितने बड़े शासक थे वो अकबर के ही दरबार में थे। तो मिर्जा राजा का प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन उपाधि किसने दी थी, और अकबर डेफिनेटली ऑप्शन में होगा, लेकिन शाहजहां इसका आंसर होगा। शाहजहां ने उपाधि दी थी। आप लोग इस प्रकार से भी रिलेट कर सकते हैं ना कि मैंने आपको कल्याणमल पढ़ाया था बीकानेर का, और जो जयपुर का था। चलिए पहले आप ये बताइए, अगर पिछली क्लास देखी है तो, कि किसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, उसकी बाद में ही हम लोग, मैं जो बता रहा था वो बाद में बताऊंगा। कमेंट में पहले वो बताइए कि किसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन देता हूं, भारमल, भगवंत दास, मान सिंह या मिर्जा राजा जयसिंह। एक ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो समकालीन ही नहीं थे मिर्जा राजा जयसिंह तो भारमल, भगवंत दास और मान सिंह तीनों में से कौन से होंगे? भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी, तो अकबर भारमल के समकालीन था। उसके बाद में तो भगवंत दास शासन बने, उसके बाद में मिर्जा राजा माफ कीजिए मान सिंह बने, उसके बाद में भावर सिंह आए, और उसके बाद में बने, तो अकबर के तो ये समकालीन ही नहीं है। तो अकबर तो वैसे भी नहीं हो सकते ना इन उपाधि देने वाले, या ऐसा कुछ हुआ होगा कि अकबर ने मतलब उपाधि दे दी कि जो हमारे जयसिंह साहब आएंगे उनको ये उपाधि दे देना, हम तो चलते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं होगा ना। तो ऑब्वियसली शाहजहां ने इन्हें उपाधि दी थी, और कब दी थी? कंधार अभियान पे जाते समय 1637 ईस्वी में दी थी। ठीक है, और बात करते हैं। और एक युद्ध था, आप सभी को पता है दिल्ली में उत्तराधिकार संघर्ष बहुत हुआ। ठीक है, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, और जो हमारा मतलब ऐसा हुआ था कि जैसे जहांगीर ने विद्रोह किया अपने पिता के विरुद्ध, शाहजहां ने भी जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ठीक है, तो ऐसा होता रहता था। दिल्ली जो राजवंश था, मुगल राजवंश हम लोग बोलते हैं उसमें। तो एक युद्ध था, आपको पता है, बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 14 फरवरी 1658। ठीक है, ये युद्ध था सूजा और दारा सिकोह के बीच में। दारा लिख देता हूं सिर्फ। तो आप लोग पूछेंगे कि हम लोग इसे यहां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दारा की जो सेना थी उसका नेतृत्व मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। मिर्जा राजा जयसिंह ने किया था। चलिए अब ये भी बताता हूं, मैं थोड़ा डिटेल में ही बात करते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू ही कर दिया है तो एक चीज ना, कब जब भी आप चीजों को रटेंगे तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होंगी। आप लोगों को जब अगर पढ़ना ही है अगर चीजों को, तो पूरा एकदम मतलब डिटेल में पढ़ा कीजिए। ऐसे समझिए ना कि आपको किसी को पढ़ाना है अब जाके, तो मुझे पूरा का पूरा प्रिपेयर होना चाहिए, तभी जाके आपको चीजें याद होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ा कीजिए। तो देखिए मिर्जा राजा जयसिंह जो थे वो मैंने आपको बताया शाहजहां की तरफ थे। शाहजहां ने उन्हें कंधार अभियान पे भेजा, उपाधि दी, तो ये शाहजहां के पक्ष में थे। और सीधा सीधा कहूं तो ये जो दिल्ली की गद्दी थी उसकी तरफ ही थे।
मतलब जो भी शासक बनेगा उसी का ये समर्थन करेंगे। और शाहजहां ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था वो किया था दारा को, अपना उत्तराधिकारी दारा को बना दिया था, ठीक है। तो दारा की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह इसीलिए लड़े थे क्योंकि शाहजहां ने जो अपना वास्तविक उत्तराधिकारी है वो दारा को बनाया था। तब औरंगजेब आता है, औरंगजेब इन्हें पत्र लिखता है कि आप सपोर्ट ना करें, तो इन्होंने दारा का सहयोग नहीं किया था बाद में। लेकिन हाँ, जो हमारा बहादुरपुर का युद्ध है 14 फरवरी 1658 वाला, उसमें सूजा और दारा के बीच में हुआ था, लेकिन इन्होंने दारा का सहयोग किया था। तो आई होप समझ में आया होगा। और इसमें विजय की भी बात कर ही लेते हैं यहीं पे, जब हम लोग दिल्ली राजवंश पढ़ेंगे या मैं बोलूँ मुगल राजवंश पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। विजय हुई थी दारा सिकोह की, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तराधिकार संघर्ष का विजेता कौन रहा था, ओवरऑल औरंगजेब, क्योंकि वही शासक बना था। तो औरंगजेब जब शासक बना तो मिर्जा राजा जयसिंह का तो मैंने आपको बोला कि ये गद्दी की तरफ थे, जो भी शासक होगा उसी की तरफ है। तो मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब की तरफ हो गए। अब औरंगजेब इन्हें भेजते हैं एक अभियान पर। अभियान था मराठों के विरुद्ध। औरंगजेब के टाइम पर मराठा जो थे वो मुगलों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो मराठों के विरुद्ध अभियान पर भेजा, ठीक है। दक्षिण अभियान हम लोग इसे बोल सकते हैं क्योंकि महाराष्ट्र हमसे दक्षिण में ही है। दक्षिण अभियान पर भेजा। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वही बात करेंगे, 1 मिनट जी। देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह है हमारे, मिर्जा राजा जयसिंह, इन्होंने दक्षिण भारत में तूफानी लड़ाई लड़ी थी, तूफानी लड़ाई लड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि। देखिए संधि का नाम पुरंदर क्यों पड़ा, पुरंदर है महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। पुरंदर का एक किला है, पुरंदर का किला, मात्राओं की गलती माफ कीजिएगा, हम लोग जीके पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं, जो पुणे महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो देखिए जो मराठा हैं, मराठा जो शिवाजी हैं, उनका ये किला था, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह ने इस पर अधिकार कर लिया। फिर शिवाजी ने संधि की थी। अब ये संधि जो हुई ये पुरंदर की संधि थी। अब प्रश्न इससे बनता है, लेकिन कंफ्यूज होंगे आप, तो कंफ्यूजन को ही दूर करते हैं सबसे पहले। किस प्रकार से, वो देखिए। पहली बात तो ये कि ये संधि हुई थी जयसिंह व शिवाजी के बीच में, बोल सकते हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व किया था वो जयसिंह ने ही किया था। तो इसको मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं ना कि औरंगजेब वर्सेस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, बस शिवाजी, ठीक है। दो हो गई। या फिर मैं बोल सकता हूं कि मुगलों व मराठों के बीच में, ठीक है। या फिर हम लोग और क्या बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते, बोलना बंद कीजिए, याद करना शुरू कीजिए। ये 3 चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जयसिंह और शिवाजी, औरंगजेब या शिवाजी, और फिर मुगल व मराठों के बीच में कुछ भी प्रश्न आ सकता है। लेकिन हाँ, अगर प्रश्न बनने की संभावना ना यहाँ से थोड़ी कम रहती है, और अगर प्रश्न बनेगा तो भी तो मेरे हिसाब से यहाँ तक बनेगा कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में कौन सी संधि हुई थी, तो प्रश्न पूछा जा सकता है, वरना फिर ये इंडिया जीके में चला जाता प्रश्न, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर प्रश्न बनता है तो मेरे हिसाब से केवल पहले ही पॉइंट से बनेगा, बाकी याद रखिएगा, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। आगे चलते और आगे बात करते हैं कि इस संधि में एक चीज याद रखिएगा कि जो औरंगजेब का प्रतिनिधित्व है वो जयसिंह प्रथम ने किया था, जयसिंह प्रथम ने प्रतिनिधित्व किया था संधि में, किसका, औरंगजेब का। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं हम लोग मिर्जा राजा जयसिंह की, और भी बातें करते हैं। और 1 मिनट, हाँ पीछे वापस चलते हैं। ये जो संधि हुई थी ना, इसमें शिवाजी ने टोटल 35 किले जो थे वो मुगलों के जीत रखे थे, ठीक है। शिवाजी ने अपने जो 35 किले थे मुगलों के वो जीत लिए थे, उनमें से 23 किलों को वापस कर दिया, ठीक है। 23 किलो को मुगलों को वापस कर दिया, और साथ ही साथ अपने पुत्र संभाजी, संभाजी को मुगल दरबार में भेजने के लिए मतलब बोल दिया है। ऐसे मतलब होता था कि जब संधि स्वीकार हो जाती थी तो एक प्रतिनिधित्व जो करता था
वो दरबार में जाता था, दिल्ली दरबार में, जैसे जहाँ राजा का दरबार लगता था ना, उसमें उपस्थिति देता था। तो संभाजी ने स्वीकार किया कि हाँ वो मराठों की तरफ से उपस्थिति देंगे, ठीक है। तो ये हुआ था, बाकी चर्चा नहीं करते इसके बारे में, और इंडिया जीके में ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना कंफ्यूज होंगे फालतू का। मटेरियल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, इफेक्टिव मटेरियल होना चाहिए आपके पास में। लाइक आपने लिख रखे हैं हिस्ट्री के 500 पेजेस लिख रखे हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है ना। अगर आप लोग उन्हीं को शॉर्ट करते जाओ, बढ़िया बढ़िया प्रश्न हो उसमें, और ढंग के नोट्स हो, ठीक है, और पढ़ने का मन करे इस टाइप का कुछ लिखा हो, तो वो मतलब 100-150 पेजों में भी बराबर इफेक्टिव काम कर सकते हैं वो चीज़ें, ठीक है। और मैं तो कहूँगा ज़्यादा फायदे की चीज़ वही रहेगी कि आप लोग 200 पेजों में मैक्सिमम हिस्ट्री को कंप्लीट कर लें, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा फिर होता है ना, तो लाइक पढ़ने का मन नहीं करता, और जब पढ़ने बैठते हैं तो फिर 2-2 3-3 महीने हिस्ट्री में ही चले जाएंगे, बाकी भी तो पढ़ना है। खैर छोड़िए, सब अपने अपनी बातें हैं, मतलब आपने अपनी टेक्निक से कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन अब आते हैं बिहारी जी के बारे में, ठीक है। बिहारी जी ये जो थे, ये दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान थे। किनके? मिर्जा राजा जय सिंह के, ठीक है। दरबारी विद्वान थे कौन? बिहारी जी। किनके? मिर्जा राजा जय सिंह के। और बिहारी जी जो थे वो मूलतः ग्वालियर के रहने वाले थे, ग्वालियर के रहने वाले थे, ठीक है। अब इन्होंने ना एक रचना की थी, बिहारी सतसई। इसमें छोटे मोटे स्कूल मिलाकर 713 दोहे थे। इनको ना, जैसे बिहारी जी ने मान लीजिए एक दोहा लिखा, तो जयसिंह इनको एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे मान लीजिए लालच में आके 713 लिख दी, और 713 मुद्रा इन्होंने ले ली, और उसका जो नाम दिया इन्होंने वो दिया बिहारी सतसई, ठीक है। इस प्रकार से रिलेट करके रखिए, लेकिन हाँ एक दोहे के बदले एक मुद्रा, ये याद रखिएगा। और टोटल 713 दोहे थे बिहारी सतसई में। कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं अभी बता दूं। आपका प्रश्न आएगा बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, पहला ही प्रश्न आएगा, पहला ही ऑप्शन आएगा 700, क्योंकि सत सही मतलब 700, लेकिन ये नहीं है, 713 दोहे हैं, ठीक है। 13 एक्स्ट्रा है, वो याद रखिएगा। कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक है। कंफ्यूज होना मना है। और बात करें तो एक ये ग्रंथ था, अभी बता देते हैं, फिर चलिए राजस्थानी भाषा का जब हम लोग क्लास लेंगे उसमें पढ़ेंगे। बाकी बार बार अगर अगर टॉपिक्स को ना मिक्स करेंगे हम लोग, तो फिर टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे। लाइक हम लोग अगर 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कोई शासक आया, उसका हम लोगों ने राजवंश चला दिया, तो इस प्रकार से तो नहीं होगा ना। राजवंश अलग पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति अलग पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से पढ़ते हैं। फिर छोड़िए, बाकी जो ग्रंथ वगैरह इनसे रिलेटेड है वो सारे के सारे राजस्थानी भाषा में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब आगे एक शासक आते हैं, आगे शासक आते हैं राम सिंह। पीछे चलते वापस यहीं पे लिखना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस नहीं है हमारे पास में। राम सिंह शासक आते हैं, राम सिंह प्रथम, ठीक है। राम सिंह प्रथम जो थे वो 1767 से लेकर, माफ कीजिए 1667 से लेकर 1688 ईस्वी तक शासक बने थे, ठीक है। इनका मतलब टाइम पीरियड याद रखिए कि बीच में मान लीजिए अब मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह के बीच में दो शासक हैं, तो उनको भी याद रख ही लीजिए, क्या पता क्रम वगैरह कुछ लिखवा ले। तो अगले शासक है राम सिंह के बाद में विष्णु सिंह, विष्णु सिंह या विशन सिंह। इनका जो टाइम पीरियड है ये 1688 में खत्म हुए, मतलब इनका टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो 1688 से 1700 तक इनका टाइम पीरियड है। अब एक महान शासक आता है जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी, ठीक है। उस शासक का नाम है सवाई जयसिंह। लोचा भी है इसमें बहुत इनके नाम में, आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है पीछे चल के देखिए, जो विष्णु सिंह है उनका टाइम पीरियड 1700 पे खत्म होता है, तो जहां से खत्म होगा वहीं से शुरू होगा, तो 1700 से शुरू होगा सवाई जयसिंह का, और 1700 से लेकर 1743 तक इन्होंने शासन शासन किया। इनको हम लोग जयसिंह द्वितीय भी बोलते हैं, जयसिंह द्वितीय भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए
थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, बट ठीक है लिखवा देता हूँ मैं ये चीज भी। मूल नाम इनका जो था वो जय सिंह नहीं था, विजय सिंह था। ठीक है। इनके एक भाई है और उसका नाम है विजय सिंह। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, इनका नाम भी विजय सिंह, इनका भी विजय सिंह। तो देखिए इनका जो पहले नाम था वो था विजय सिंह, जो मूल नाम था वो विजय सिंह था। और इनके भाई का जो पहले नाम था वो था जय सिंह। औरंगजेब आते हैं, इन्हें सवाई की उपाधि देते हैं और विजय सिंह का जो नाम है वो कर देते हैं जय सिंह, और जय सिंह का जो नाम है वो कर देते हैं विजय सिंह। तो इस प्रकार से लोचा है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, एक बार वापस से रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो खैर छोड़िए, अगर नहीं याद हुआ तो इतना याद रखिए कि सवाई जय सिंह का जो मूल नाम है वो है विजय सिंह। ठीक है। और इनके भाई भी हैं, उनका नाम है विजय सिंह, ऐसा याद रखिए, फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। पिता इनके विष्णु सिंह थे, इनके जो इनसे पहले जो शासक थे वो मैं बता चुका हूँ। और बात करें तो सवाई की जो उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी, मैंने अभी भी आपको बताई। और जैसे इन्हें ना आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। ठीक है। आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। ठीक है। सवाई जयसिंह जो थे वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जैसे मैं बताऊं आपको, चित्तौड़गढ़ में एक शासक हुए थे महाराणा कुंभा, हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं लेकिन आपको पता ही होगा। मेवाड़ जब भी कोई है ना, जैसे राजवंश पढ़ना शुरू करता है सबसे पहले मेवाड़ ही पढ़ता है। जैसे कोई नया बच्चा होगा ना, तो मतलब कुंभा तो सबको पता ही है ऑब्वियसली। तो उसी टाइप के सवाई जयसिंह थे। जैसे कुंभा को कला, कलम और कटार का धनी कहा जाता है, वैसे सवाई जयसिंह थे, बहुत सारे युद्ध जीते इन्होंने। निर्माण कार्य करवाया है जयपुर में बहुत सारा, जयपुर की खुद की स्थापना इनके द्वारा ही की गई है, जयपुर शहर की। तो कह सकते हैं कि एक महान शासक थे ये। और चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो ये जो थे ये 7 मुगल शासकों के समकालीन थे। दिल्ली में 7 निपट गए लेकिन यहाँ पे अकेले बैठे थे। ठीक है। 7 मुगल शासकों के समकालीन, समकालीन। अब सातों के नाम ही आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है। नाम आपको याद नहीं रखने हैं, बस याद रखिए 7 के समकालीन थे। और 3 मार्च 1707 को आपको पता है, 3 मार्च 1707 को क्या हुआ था? औरंगजेब की डेथ हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु। इसके बाद में हुआ था क्या? उत्तराधिकारी संघर्ष, जो कि दिल्ली में हमेशा चला। तो उत्तराधिकारी संघर्ष में एक युद्ध हुआ, जाजवा का युद्ध। जाजवा का युद्ध जो है वो जाजवा यूपी में हुआ, यूपी में पड़ता है जाजवा। ये जो युद्ध हुआ ये हुआ आजम वर्सेस मुअज्जम। ठीक है। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। आजम का जो सहयोग है वो किया था जयपुर के सवाई जयसिंह, जयपुर वालों ने इनका सहयोग किया, प्लस एक थे मारवाड़ वाले, मारवाड़ वाले अजीत सिंह थे मारवाड़ के, उन्होंने सहयोग किया। लेकिन हम मारवाड़ के शासकों का इतना नाम नहीं देखेंगे, उस टाइम पे देखेंगे, फालतू में नहीं पढ़ेंगे। तो जयपुर के जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने आजम का सहयोग किया। लेकिन मुअज्जम के पक्ष में कौन थे? मेवाड़ के अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है। अब अजीत सिंह, देखिए मेवाड़ एक शक्तिशाली रियासत थी, तो ऐसे याद रखिए कि जिस साइड मेवाड़ विजय उन्हीं की। तो जीता कौन? मुअज्जम जीता। और फिर बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना, बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बना औरंगजेब के बाद में। ठीक है। इतना तो सभी को पता है कि मतलब बहादुर शाह प्रथम शासक थे, ये तो पता ही है। बट यही तो नहीं पता ना कि मुअज्जम जीते कि आजम, क्योंकि नाम आपको नहीं पता होगा कौन किसका क्या नाम है। लेकिन ऐसे याद रखिए कि जिसकी तरफ मेवाड़ शक्तिशाली रियासत वो ही जीतेगा। तो मुअज्जम जीते और बहादुर शाह प्रथम के नाम से शासक बन गए। और बात करें तो अब जब बहादुर शाह प्रथम शासक बन गए तो अपने सामने वालों को तो पीटेंगे ही ना। जयपुर और मारवाड़ जब आजम का सहयोग कर रही थी तो बदला तो लेंगे ही। तो इन्होंने क्या किया, जयपुर के जो सवाई जयसिंह थे, सवाई जयसिंह, इनको तो हटा दिया, गद्दी से हटा दिया। और इनका जो भाई थे विजय सिंह, मैंने आपको बताया भाई विजय सिंह, उनको शासक घोषित कर दिया। साथ ही आमेर का जो नाम है,
आमेर जो रियासत थी उस टाइम पे, अभी तक जयपुर की स्थापना नहीं हुई है, ये देख लीजिए, ठीक है। आमेर का जो नाम है वो परिवर्तित करके मोमिनाबाद कर दिया, मोमिनाबाद रख दिया। साथ ही एक प्रशासक भी नियुक्त किया, प्रशासक का नाम था शादुल्ला खां। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा, प्रशासक और जो नाम परिवर्तित किया, क्योंकि मोमिनाबाद 1000 बार एग्जाम में आया है। जब भी आता है कंफ्यूज होते हैं बच्चे और गलत करके आते हैं। एक ना जो टफ पर्सन होगा ना वो आपको सिलेक्शन के करीब ले जाएगा अगर आपने वो सही किया। इजी पर्सन है वो तो सभी कर रहे हैं ना, लेकिन अगर इजी प्रश्न आपका गलत होता है तो वो दूर ले जाएगा आपको सिलेक्शन से। ठीक है, तो याद रखिएगा इजी तो हमें करने ही करने, लेकिन साथ में जो टफ पर्सन होंगे ना उनको भी हमें करना है। तो मोमिनाबाद जो है वो आमेर रियासत का नाम परिवर्तित करके रखा गया था, बहादुर शाह प्रथम ने किया था। अब देखिए कौन राजा नहीं चाहेगा कि उसकी रियासत उसे वापस मिल जाए। तो मजबूरन समझौता किया किसने? सवाई जयसिंह ने। कौन सा समझौता? देबारी समझौता। देबारी का है उदयपुर में स्थित है, क्योंकि उदयपुर वालों ने साथ दिया था बहादुर शाह प्रथम का, तो क्लोज तो वो उदयपुर वालों के ही होंगे ना, मतलब मारवाड़ रियासत के ही पास में होंगे। तो 1708 में देवारी समझौता हुआ और विनाशकारी समझौता था, ऐसे मान लीजिए जयपुर का ये। मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, आमेर के अजीत जयसिंह द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, मारवाड़ के अजीत सिंह। एक मिनट, क्या मैंने पिछली स्लाइड में कुछ गलत बताया है क्या? जी देखिए, मेवाड़ के अजीत सिंह नहीं थे, अजीत सिंह तो मैंने आपको बताया मारवाड़ के ही थे, यहीं पे बोल दिया था। जो मेवाड़ के थे वो अमर सिंह थे, ठीक है, अमर सिंह थे। अब देखिए आगे चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, एक मिनट वापस पीछे जाना पड़ेगा जी। इन तीनों के बीच में समझौता हुआ, ठीक है। अब समझौते की शर्त क्या थी कि जयपुर के जो सवाई जयसिंह है वो, ये जो सवाई जयसिंह है या जयसिंह द्वितीय भी बोल सकते हैं, ये अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री थी चंद्र कुंवरी, चंद्र कुंवरी, इनसे विवाह करेंगे, पहली बात, ठीक है। इसी कारण से जयपुर में आगे चलकर हुआ था गृह युद्ध। पहला जो शर्त थी वो यही थी कि चंद्र कुंवरी से विवाह कौन करेगा? जयपुर के शासक कौन? जयसिंह द्वितीय। जयपुर नहीं बोल सकते हम लोग क्योंकि अभी तक जयपुर की स्थापना नहीं हुई है, आमेर है, क्योंकि 1708 का टाइम पीरियड चल रहा है। कल की क्लास में मैंने बताया था जयपुर 1727 में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आमेर के जो शासक थे जयसिंह द्वितीय वो चंद्र कुंवरी से विवाह करेंगे, इसी कारण से जो जयपुर है उसमें गृह युद्ध हुआ था। और इस समझौते के तहत बहादुर शाह प्रथम ने जय सिंह को पुनः शासक घोषित कर दिया था, और इन्हें क्या कर दिया गया? पुनः शासक, पुनः शासक स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए टाइम आता है 1710। अब जयसिंह है, जब उनको शासन वापस मिला तो वो एक एक को खदेड़ेंगे ना वापस। सादुल्ला खां जो कुंडली मार के बैठा था उसको हराया 1710 में, सादुल्ला खां को पराजित किया, ठीक है। सादुल्ला खां को पराजित करके पुनः आमेर पर अपना स्वतंत्र अधिकार स्थापित किया 1710 में, और अपने भाई जो राजा बन के बैठा था पहले विजय सिंह, उसको बंदी बनाकर जयगढ़ दुर्ग में डाल दिया। जयगढ़ दुर्ग की एक जेल थी उसमें बंद कर दिया, ठीक है। उस जेल का नाम ही विजयगढ़ी पड़ गया विजय सिंह के नाम पर। और बात करते हैं 1714 ईस्वी की बात करें तो इन्होंने जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर। अब जब से ये मंदिर बना ना, आमेर के जो शासक थे वो स्वयं को इनका दीवान मानकर शासन करने लगे, और गोविंद देव जी को घोषित कर दिया राजा, कहाँ का? आमेर का, ठीक है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए फिर आगे चलते हैं। अब एक चीज यही देख लीजिए कि 1727 ईस्वी में हुई थी जयपुर की स्थापना।
जयपुर की स्थापना हुई थी और किसने की थी? सवाई जयसिंह ने की थी। नींव रखने वाले पंडित का नाम था पंडित जगन्नाथ। नींव रखने वाले पंडित का नाम था पंडित जगन्नाथ। ठीक है। वास्तुकार जो था, वास्तुकार वो था विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है। और बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, यहाँ पे रटने का सब कुछ सीन आ गया तो एक बार देख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले तो सादुल्ला खां जो कुंडली मार के बैठा था उसे पराजित किया 1710 में। विजय सिंह को भेज दिया जयगढ़ दुर्ग की जेल में। 1714 ईस्वी में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया और स्वयं को दीवान मानकर शासन करने लगे। 1727 में जयपुर की स्थापना करी जयसिंह ने। नींव डालने वाले पंडित का नाम था पंडित जगन्नाथ और जो वास्तुकार था वो था विद्याधर भट्टाचार्य। अब जयपुर जो है इसे पूर्व का पेरिस कहते हैं। पूर्व का पेरिस पहले ही बता दिया था मैंने, पेरिस। कल की क्लास में हम लोग ये बात कर चुके हैं। और बात करते हैं तो जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं, आपको पता है पिंक सिटी क्यों बोलते हैं? कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि जयपुर को ना गेरुआ रंग से रंगवा दिया गया था एक बार। किसने रंगवाया था, कब रंगवाया था और कौन आए थे तब रंगवाया था, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और जयपुर में टोटल 4 प्रवेश द्वार हैं। 4 प्रवेश द्वार है, उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो उत्तरी प्रवेश द्वार है उत्तर में। दूसरा हमारा जो दक्षिण में है, नाम हम लोग अभी देखेंगे बट आपको मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने की, वो देखिए। फिर एक है पूर्व में और चौथा है पश्चिम में। ठीक है। 4 प्रवेश द्वार है। उत्तर में क्या है? उत्तर में तारा उगता है सबसे बड़ा, ऐसे मान लीजिए, सभी को नाम पता है ध्रुव तारा, तो ध्रुव पोल। ठीक है। फिर ऐसे देख लीजिए कि पूर्व में कौन उदय होता है? सूरज, तो सूरज पोल। पश्चिम में उदय कौन? चंद्रमा, तो चंद्र पोल या चांद पोल। ठीक है। अब दक्षिण में एक बचा तो एक आप नाम याद रखेंगे, सांगानेरी गेट। ठीक है। ये 4 जो है ये जयपुर के प्रवेश द्वार थे। नाम रखने, ये नाम याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। इनको करते हैं इरेज और फिर वापस चलते हैं। 1 मिनट इरेज करते हैं पहले इसको थोड़ा। 1 मिनट जी हाँ, यहीं पे और पढ़ते हैं। अब देखिए 1727 का समय है और हुडा सम्मेलन 1734 में हुआ था, तो टाइम लाइन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं ना। तो अब पढ़ते हैं हम लोग हुडा सम्मेलन। हुडा सम्मेलन जो हुआ था वो मराठाओं के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। हुडा सम्मेलन ये हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। याद रखेंगे किस प्रकार से? 17/7/1734 इस प्रकार से याद रखेंगे। अब देखिए आयोजनकर्ता जो थे वो स्वयं जयसिंह थे इसके आयोजनकर्ता, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि आयोजनकर्ता जो थे वो थे सवाई जयसिंह। इसमें टोटल 4 शासकों ने और भाग लिया था और एक इसके अध्यक्ष करता थे, मतलब अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो थे मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। लेकिन चारों शासकों के नाम हम जब उनके राजवंश पढ़ रहे होंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, तब अलग अलग हो जाएगा। या फिर अभी बताऊं? बताइए क्या करें? अभी देख लेते हैं। दलेल सिंह जो थे एक पहले शासक थे, दलेल सिंह। बूंदी के जो दलेल सिंह थे उन्होंने भाग लिया। दूसरे शासक थे कोटा से कौन? दुर्जन साल। दुर्जन साल कोटा। तीसरे जो शासक थे वो थे मारवाड़ के अभय सिंह। मारवाड़ के अभय सिंह। और जो चौथे शासक आते हैं वो आते हैं बीकानेर के जोरावर सिंह। बीकानेर। ठीक है। ये जो 4 शासक थे इन्होंने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था और अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की थी। आयोजनकर्ता कौन थे? सवाई जयसिंह स्वयं थे। अब इन्होंने ना एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 1740 में हुआ था इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हिंदू शासक जो सबसे अंतिम शासक था, हिंदू शासक, वो सवाई जयसिंह थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है।
अंतिम हिंदू शासक थे जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? कब? 1740 में। प्रश्न बन सकता है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ कब हुआ था? 1740 में हुआ था। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जयसिंह था। तो यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए। अब देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ हुआ उस टाइम पे सवाई जयसिंह का घोड़ा पकड़ा था किसने? दीप सिंह कुम्भाणी ने। दीप सिंह कुम्भाणी, ठीक है। और इनके बारे में एक दो बातें और हैं, वो हम लोग मतलब महलों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा कि ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करवाया था कहाँ? जल महल में। जल महल में ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करवाया था किसने? सवाई जयसिंह ने। घोड़ा पकड़ा था किसने? दीप सिंह कुम्भाणी ने। जल महल जो है वो बना हुआ है मानसागर झील में। मानसागर झील, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये मतलब वैसे ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहीं पे देख लेते हैं एक बार, ताकि वहां थोड़ा कम पढ़ना पड़े, लेकिन ठीक है, वहीं पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करवाया था, ये इतनी विशेष बात क्यों है? क्योंकि ना ब्राह्मणों में भी पद होते हैं कि ये वाले ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे, इस प्रकार से। तो ये इसी प्रकार से भोजन करते थे, सबसे पहले ऊपर वाले, फिर ये इस प्रकार से एक क्रम में भोजन करते थे। लेकिन सवाई जयसिंह ने कहा कि इसमें क्या भेदभाव है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। तो इन्होंने सभी को एक साथ में जल महल में भोजन करवाया था, तो इसीलिए ये मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात हो गई थी। और इसके बारे में और चर्चा हम लोग जैसे बोले तो एक धौलपुर का समझौता हुआ था, ठीक है। धौलपुर का जो समझौता है वो 1741 में हुआ था। धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था सवाई जयसिंह प्लस जो मराठा थे, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव, इनके बीच में समझौता हुआ था। धौलपुर समझौता के नाम से जाना जाता है, 1741 में हुआ था। इसकी डेट पूछ रखी है एक बार आरपीएससी ने, ठीक है। धौलपुर समझौता कब हुआ था ये डेट पूछ रखी थी, तो डेट भी याद रखिएगा साथ में। और जैसे मान लीजिए आपको अगर डेट्स वगैरह याद नहीं होती, तो इसकी सिंपलेस्ट ट्रिक यही है कि आप चीज़ों को सीरियल में पढ़िए। अगर आप सीरीज में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी याद होंगी। बाकी ऐसे तो फिर चाहे कितना भी रटता रहे, कुछ होता है नहीं। लेकिन सीरीज इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग अभी जयसिंह हमने पढ़ा, तो आपने देखा कि हम शुरू से पढ़ रहे थे, जब से वो शासक बने फिर क्या क्या हुआ, उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, तो उसी अकॉर्डिंग हमें याद होता चले जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे आपको पहला ही बताऊं कि 1741 में धौलपुर समझौता किया था इन्होंने, फिर मैं बताऊं कि 1727 में जयपुर की स्थापना है, उसके बाद में बताऊं कि शासक ही आप बने थे, उसके बाद में ऐसे मतलब तोड़ के बताऊं ना तो आपको याद नहीं होगा। इसीलिए हमें मतलब एकदम सीरीज से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि अगर आगे पढ़ेंगे तो फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आगे शासक जो आने वाले वो आने वाले ईश्वरी सिंह वगैरह, वो शासक। कल की क्लास में हम लोग एक छोटा सा मतलब देखेंगे ईश्वरी सिंह, उनको पढ़कर, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह को पढ़कर, कि इन्होंने स्थापत्य कला में कुछ एक दुर्ग वगैरह बनवाए थे। दुर्गों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उनके नाम देखेंगे कि उनको सवाई जयसिंह ने बनाया था एक तरीके से फॉर्मेलिटी के रूप में, क्योंकि दुर्ग हम लोग पूरा एकदम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाने का है। तो आप लोग अभी जाकर वीडियोस के सेक्शन में जाइए, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, और वहीं पे आपको दुर्गों की एक 6 से 7 क्लासेस कुछ मिलेंगी। तो आप एक पहली क्लास से शुरू कीजिए, आप लोग पूरे के पूरे दुर्ग वहीं पढ़ सकते हैं, और मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद में फिर आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे तीसरे पार्ट में, और तब तक के लिए धन्यवाद।